जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है ओशियन। पूरे पृथ्वी पर ओशियन कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितना क्षेत्र कवर करते हैं, पार्थिव क्षेत्रों की तुलना में जलीय क्षेत्र का कितना भाग है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करने जा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितना भाग जल द्वारा आवृत है, यानी जलीय क्षेत्रों से भरा हुआ है। तो पूरी पृथ्वी का 71% भाग पर पानी है, 29% भाग पर टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव क्षेत्र हैं और 71% भाग पर पानी है। अगर पूरी पृथ्वी को हम दो हिस्सों में बांट दें, जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हो, इक्वेटर से अगर हम दो भागों में बांट दें, ये इक्वेटर लाइन है विद्यार्थियों, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे सदर्न हेमीस्फीयर, दो भागों में अगर हम बांटें तो आप देखेंगे कि पार्थिव क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पार्थिव क्षेत्र कम है। पार्थिव क्षेत्र मीन्स कॉन्टिनेंटल भाग, टेरेस्ट्रियल भाग, ये इस भाग में कम है, जबकि ऊपर के भाग में ये ज़्यादा हैं। तो एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी और कितने प्रतिशत भूभाग है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम यह अनुपात निकालें तो लगभग उत्तरी गोलार्ध में आता है ये, उत्तरी गोलार्ध के 61% भाग पर पानी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर पानी है। ये आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में 61%, दक्षिणी गोलार्ध में 81%। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में वाटर और पार्थिव क्षेत्र दोनों का अनुपात कितना है, तो 61% भाग पर अगर पानी है तो शेष 39% भाग पर क्या होगा, पार्थिव क्षेत्र होंगे। तो मोटा मोटी तौर पर अगर मैं इसको 60 और इसको 40 कहूँ तो अनुपात क्या होगा, 3:2। ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो उत्तरी गोलार्ध में समुद्री क्षेत्र या जलीय क्षेत्र एवं पार्थिव क्षेत्र का अनुपात, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र और पार्थिव क्षेत्र का अनुपात 3:2 है। 61% पानी है और 39% भाग पर पार्थिव क्षेत्र हैं, तो दोनों का अनुपात हो गया 3:2। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र 81% है और पार्थिव क्षेत्र कितना हुआ, 19%। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, नियर अबाउट 4:1। इसको मान लो 80, इसको मान लो 20, तो 20 से काट दो तो 4:1, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र 4:1 के अनुपात में है। 4 भाग पर पानी और 1 भाग पर पृथ्वी है दक्षिणी गोलार्ध में। और यदि इन दोनों का हम एवरेज निकाल लें, 81%, 61%, एवरेज क्या आएगा इसका, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 81 और 61 को जोड़ोगे 142 आएगा, 142 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 71। इसीलिए कहते हैं 71% भाग पर पानी है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। 71% भाग पर पानी है, इसीलिए बोला जाता है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो 71% आ जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग में पानी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग में पानी है। अब बात आती है एरिया वाइज। अगर हम देखें, सबसे पहले पूरी पृथ्वी का एरिया कितना है विद्यार्थियों, पूरी पृथ्वी का एरिया, पूरी पार्थिव क्षेत्र का, पूरी पृथ्वी का एरिया मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, समुद्र जैसी या पानी जैसी कोई चीज है। तो पूरी पृथ्वी गोल आकार की है, उसका पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है। तो पूरी पृथ्वी का सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे तो ये है 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ये है पूरी पृथ्वी का एरिया, 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर।
अब इस 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में से पार्थिव क्षेत्र कितना है? 29%। तो जब पार्थिव क्षेत्र निकालोगे तो इसका 29% निकालना पड़ेगा। तो इसका 29% निकालोगे तो पार्थिव क्षेत्र को लिखते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया, यानी पार्थिव क्षेत्र जहां पर पृथ्वी है, यानी महाद्वीप, ये महाद्वीप जहां जहां बने हैं इसका एरिया 29% है। तो 51 करोड़ का 29% निकालोगे तो लगभग कितना आएगा? 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ये है पार्थिव क्षेत्र। लगभग, अपन को लगभग ही याद करना है, एग्जैक्ट याद नहीं करना है। तो पार्थिव क्षेत्र है लगभग 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अब बचा क्या? समुद्री क्षेत्र यानी जलीय क्षेत्र, तो वाटर बॉडी। तो वाटर एरिया कितना? वाटर एरिया शेष कितना बच रहा है अब? 36। ठीक है। अब देखो पार्थिव क्षेत्र में यदि अपन टापू वगैरह भी जोड़ लें, समुद्र के बीच बीच में जो टापू हैं उनको भी जोड़ लें, तो ये लगभग आ जाता है 15.5 के आसपास। मैं एग्जैक्ट उतना ही लिख देता हूं, 15.5 करोड़, इतना ये है पार्थिव क्षेत्र। अब ये एरिया जो 51 करोड़ है, 51 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत माइन्यूटली ज़्यादा है थोड़ा सा। तो उस आधार पर लगभग ये कितना आएगा? 35.5 लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं। तो 35.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया में वाटर बॉडी है, 15.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पार्थिव क्षेत्र है। अब आइए हम वाटर बॉडी पे बात करते हैं। टोटल कितने ओशियन हैं पूरी पृथ्वी पर? पूरी पृथ्वी पे 5 ओशियन हैं। आपको अब 5 ओशियन पढ़ना है। 5 ओशियन कौन कौन से? नंबर 1 पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कौन सा है? ये इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों भाग प्रशांत के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी गोल है, काट दिया गया है पीछे से, काट कर इसको खोल दिया गया है। ये पृथ्वी गोल है, यहाँ से पीछे से काटा गया और काटने के बाद इसको खोल दिया, तो फिर क्या हुआ? आधा भाग प्रशांत का इधर आ गया, आधा भाग इधर आ गया। ठीक। तो इस तरह से पूरे प्रशांत को अगर हम देखें, पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन ये है टोटल। इसका अगर हम शेप देखें तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप है, ये त्रिभुज आकार का है। क्यों त्रिभुज आकार का? क्योंकि ऊपर से सकरा है, ये देखिए ऊपर से सकरा है, नीचे ये फैला हुआ है, इसलिए इसका शेप ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुज के आकार का है। दूसरी बात, प्रशांत महासागर पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्रफल कवर करता है, 1/3। जबकि पूरी पृथ्वी का पार्थिव क्षेत्र कितना है? पार्थिव क्षेत्र 29% है, जबकि प्रशांत महासागर अकेला 33% भाग कवर करता है। तो अगर मैं पैसिफिक ओशियन की बात करूं, नंबर 1 प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, अकेले प्रशांत महासागर का। तो प्रशांत महासागर पूरी पृथ्वी का 33% भाग कवर करता है। क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ओशियन का एक्सटेंशन कहां तक माना जाता है? ओशियन का एक्सटेंशन 60 डिग्री तक माना जाता है, याद रखना आप लोग। 60 डिग्री ऊपर से 60 डिग्री नीचे तक ओशियन का एक्सटेंशन माना जाता है। तो जैसे अगर मैं कहूं पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन में आप ऊपर कहां तक जाओगे? ये देखिए, ये इसके ऊपर गए, ये 30 डिग्री के आसपास की लाइन है, ये वाली, ये 30 है, ये 60 है। 30, 30 ये है, यहाँ से गए, ये कर्क रेखा के ऊपर, ये 60 के आसपास की ये लाइन है। तो 60 के आसपास तक पैसिफिक ओशियन यहाँ तक माना जाएगा। ऐसे ही नीचे 60 यहाँ तक माना जाएगा पैसिफिक ओशियन। तो ये है पैसिफिक ओशियन का दायरा। तो 60 ऊपर 60 नीचे, इस बीच में पैसिफिक ओशियन है।
तो पैसिफिक ओशियन का ये पूरा हमने एरिया ले लिया। पैसिफिक ओशियन कितने महाद्वीपों को टच करता है? परीक्षा के लिए प्रश्न। पैसिफिक ओशियन कितने महाद्वीपों को स्पर्श करता है? तो कौन कौन से महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है देखिए आप, कौन कौन से महाद्वीप दिख रहे हैं आपको? पैसिफिक ओशियन किन किन महाद्वीपों को स्पर्श करता है? ये ऊपर क्या है? नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, 2 महाद्वीप ये हो गए। इधर आ जाइए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 4 महाद्वीपों को स्पर्श कर रहा है। तो प्रशांत महासागर 4 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया, 4 महाद्वीपों को स्पर्श किया। प्रशांत महासागर का इसकी सबसे गहरी खाई या सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? फिलीपींस के पास, इधर फिलीपींस के पास है मेरियाना ट्रेंच। तो यहाँ पर फिलीपींस के पास जो मेरियाना ट्रेंच है, वहाँ प्रशांत महासागर का सबसे गहरा खड्डा है इस भाग में। ठीक है, तो सबसे गहरा खड्डा है मेरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई है 11,035 मीटर। ये विश्व का सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, इसकी गहराई है 11,035 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है ऊपर से। 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। सेकंड नंबर पे अब आता है अटलांटिक ओशियन। सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन है, इसका शेप है एस जैसा, तो एस आकार का है। प्रशांत महासागर त्रिभुज के आकार का था, अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है अटलांटिक का। 7.7 के आसपास, प्रशांत का आधे से भी कम है। और इसका सबसे गहरा खड्ड प्यूर्टो रिको, क्यूबा के पास में यहाँ है, यहाँ कहीं जगह पर है, इस स्थान पर है। ये फिलीपींस के पास था मेरियाना ट्रेंच, और प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो कि अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा खड्ड है, इसकी गहराई है 8,400 मीटर। 8,400 मीटर गहरा है प्यूर्टो रिको, जो अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा खड्ड है, गहरा ट्रेंच है। अटलांटिक ओशियन किन किन महाद्वीपों को टच करता है? आप देखेंगे कौन कौन से महाद्वीपों को टच करता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका और यूरोप इनको टच करता है। तो 4 महाद्वीपों को ये भी टच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 महाद्वीप हैं
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों का पानी बहकर अटलांटिक में भी जाता है और प्रशांत में भी जाता है, दोनों में जाता है। इसलिए इन दोनों महाद्वीपों को, इन दोनों महासागरों के बीच जल विभाजक, वाटर डिवाइडर भी कहते हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों का वाटर डिवाइडर या वाटरशेड एरिया कौन सा कहलाएगा? तो आप कहोगे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये वाटरशेड एरिया हैं, दोनों के जल विभाजक हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन से महाद्वीप अलग करते हैं? तो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दोनों अलग करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, ये वाला इंडियन ओशियन है। अब आप देखिए इंडियन ओशियन और बाकी ओशियन में आपको फर्क समझ में आया? इन दोनों में ये दो ओशियन ऊपर से नीचे तक थे। इंडियन ओशियन मैक्सिमम दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर सेमी ओशियन के नाम से जाना जाता है। इसे अर्धचंद्राकार महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अर्धचंद्राकार है, आधा चंद्र बना हुआ है, अर्धचंद्राकार है, इसलिए अर्धचंद्राकार या सेमी ओशियन अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशियन का क्षेत्रफल लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इंडियन ओशियन लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इंडियन ओशियन किन महाद्वीपों को टच करता है? अगला प्रश्न। इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, इन 3 महाद्वीपों को टच करेगा। इंडियन ओशियन 3 महाद्वीपों को टच करेगा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को टच करेगा। इसका सबसे गहरा खड्ड जावा के पास है। सुमात्रा, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा है, इनके बीच में यहीं कहीं है, आसपास इस जगह पर कहीं है। इसको बोलते हैं जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। सुंडा ट्रेंच कहते हैं इसको। तो इंडियन ओशियन का सबसे गहरा जो खड्ड है उसे कहा जाता है सुंडा ट्रेंच। इसकी गहराई 7300 मीटर के आसपास है, 7300 मीटर। अब आ जाएं हम ऊपर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसका क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है। 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ के आसपास आर्कटिक ओशियन का क्षेत्रफल है। आर्कटिक ओशियन ये है
60 डिग्री के ऊपर का जो ओशियन है, इस लाइन के ऊपर, ये पूरा ये आर्कटिक ओशियन है। ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में आप देखेंगे, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये आर्कटिक ओशियन है। तो ये आर्कटिक ओशियन किन किन महाद्वीपों को टच करेगा? एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, तीन को टच करेगा। ये एशिया, ये यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका, तीन महाद्वीपों को टच करेगा आर्कटिक ओशियन। इसका सबसे गहरा खड्ड लिटके ट्रेंच, इसका सबसे गहरा खड्ड है लिटके ट्रेंच। लिटके ट्रेंच ये नॉर्थ सी के आसपास यहां कहीं है। लिटके ट्रेंच, इसकी गहराई है 5500 मीटर। इसके बाद पांचवा है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। इसका एरिया है लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है। कहाँ से शुरू होगा? 60 डिग्री के आसपास से। ये 60 डिग्री के आसपास से शुरू होता है। 60 डिग्री के आसपास से शुरू होकर इस क्षेत्र में, ये देखिए ये वाला लगभग ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इसको बोलते हैं। ये जहाँ तक इसने इसको छुआ है आपका, ये अंटार्कटिका ओशियन को छूता है जहाँ, ये पूरा कहलाता है सदर्न ओशियन। इसका क्षेत्रफल है 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये किस किस को टच करता है? कौन कौन से महाद्वीप को टच करता है? अंटार्कटिका के अलावा अगर टच करेगा तो कहाँ करेगा? साउथ अमेरिका को। ठीक है, अंटार्कटिका के अलावा ये साउथ अमेरिका को ही टच कर सकता है। अगर इसका थोड़ा मोड़ा द्वीप आगे होंगे तो उनको टच कर देगा बस, बाकी मुख्य भूमि को टच नहीं करेगा। इसके आगे कोई द्वीप होंगे उन्हीं को टच कर पाएगा। ठीक है, परीक्षा में एक प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो निर्बाध रूप से पूरी पृथ्वी को कवर करता है? निर्बाध रूप से पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, तो वो यही है। निर्बाध रूप से मतलब बीच में कहीं टापू वापू वाला झंझट नहीं है। बाकी जितने भी महाद्वीप हैं इनके बीच बीच में बहुत सारे टापू हैं जो जल के फ्रिक्वेंट विचरण को रोकते हैं। ये पूरा फ्री है। नीचे से आप देखेंगे तो पृथ्वी के निचले भाग में ये पूरा पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। ये है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के चारों ओर ये इस तरह से फैला हुआ है पूरी पृथ्वी पर, और इसका कहीं कोई अवरोधक नहीं है। पूरी पृथ्वी पर इस तरह से फैला हुआ है ये। इसी का बस ये वाला भाग यहाँ टच करता है। थोड़ा मोड़ा अगर कहें तो इसको टच करेगा, वरना ये भी इसकी मुख्य भूमि तो और पीछे ही है, तो मुख्य भूमि को तो टच करेगा ही नहीं। इसके थोड़ा मोड़ा अगर टापू वापू होंगे तो उसे टच कर सकता है। बाकी ये पूरा निर्बाध रूप से फैला हुआ है चारों तरफ। तो सही मायने में ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसी के ठीक ऊपर है, उसी के आसपास वाले इलाकों में है। तो ये सबसे पांचवा, इसका सबसे गहरा गर्त साउथ सैंडविच ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। साउथ सैंडविच, ये साउथ सैंडविच आइलैंड है, यहाँ कहीं है ये आइलैंड। इस स्थान पर कोई एक आइलैंड है साउथ सैंडविच। इस साउथ सैंडविच आइलैंड के पास में यहाँ एक ट्रेंच है
जो साउथ सैंडविच ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। साउथ सदर्न ओशियन का सबसे गहरा पार्ट है, सबसे गहरा खड्ड है। इसकी गहराई 7,400 मीटर है। 7,400 मीटर गहरा है ये। साउथ सैंडविच द्वीप के पास में जो गहरा ट्रेंच है, इसका नाम है साउथ सैंडविच ट्रेंच, क्योंकि साउथ सैंडविच द्वीप है वहाँ पास में, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है, साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो इस प्रकार से हमने देखा पूरी पृथ्वी पर कितने भाग पर पानी और कितने भाग पर पार्थिव क्षेत्र हैं। पानी वाले भागों को 5 भागों में बांट दिया। किस किस महाद्वीप को कौन कौन टच करेगा ये भी हमने देख लिया। इनके गहरे खड्ड कहाँ कहाँ पर हैं हमने ये भी जानने की कोशिश की। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हम करेंगे कि समुद्र के 4 डिफरेंट जो पार्ट हैं उनकी स्टडी करेंगे हम। तो समुद्र के 4 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। समुद्र के 4 डिफरेंट पार्ट। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट ये महाद्वीप है। ये जो आपको ग्रीन से दिखाया गया है ये महाद्वीप है। इस महाद्वीप का वो भाग जो समुद्र में डूबा हुआ है, देखिए यहां से समुद्र है, ये समुद्री क्षेत्र है। समुद्र का कुछ भाग इस लाइन से समुद्र की शुरुआत हो जाती है। इसी लाइन से समुद्र की शुरुआत हो जाती है और इसके नीचे ये डूबा हुआ क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तो ये पूरा ये भी समुद्री एरिया में ही आएगा। तो ये वाला जो भाग डूबा हुआ है इतना, ये इस महाद्वीप का ही निकला हुआ भाग है जिसको समुद्र ने कवर कर रखा है। इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, यानी डूबा हुआ क्षेत्र। महाद्वीप का डूबा हुआ क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न तट। इस मग्न तट की गहराई, औसतन गहराई 200 मीटर होती है। एवरेज गहराई 200 मीटर है। मतलब ये बहुत अंदर तक चले जाओ आप, कई किलोमीटर आगे तक, ज़्यादा गहरा नहीं होता, केवल 200 मीटर गहरा है। इसका स्लोप 1 डिग्री से भी कम होता है। स्लोप मतलब झुकाव, ढाल 1 डिग्री से भी कम होता है इसका ढाल। दूसरा, पृथ्वी के लगभग 7.5% भाग को कवर करता है। इसके समुद्र के, पृथ्वी पर जितना समुद्री एरिया है उसका 7.5% भाग इसके द्वारा कवर होता है। यही वो क्षेत्र है जहां तेल के कुएं पाए जाते हैं। समुद्र में जो तेल उत्खनन का काम किया जाता है इसी क्षेत्र में किया जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट मतलब डूबे हुए तट। मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स या महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपों के वो तट जो समुद्र से डूबे हुए हैं। यानी महाद्वीपों का विस्तार आगे तक होता है समुद्र में, लेकिन वो भाग समुद्र में डूबे हुए पाए जाते हैं, तो उनको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। दूसरा भाग है महाद्वीपीय ढाल, स्लोप। महाद्वीपीय
ढाल मीन्स कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाते हैं, जो ढाल हैं समुद्र के। इन ढालों की अगर हम ढालों का एंगल निकालें तो ये लगभग 2 से 5 डिग्री तक होता है। इनका जो ढालों का जो स्लोप है वो 2 से 5 डिग्री तक पाया जाता है। और ये समुद्र का 8.5% भाग कवर करते हैं। समुद्री एरिया का 8.5% भाग कवर करते हैं। इन्हें बोलते हैं मग्न ढाल। ये महाद्वीपीय ढाल ये कहलाते हैं मग्न तट नंबर 1, मग्न तट नंबर 2, महाद्वीपीय ढाल। और नंबर 3 पे आते हैं समुद्री मैदान। ये पूरे मैदान है समुद्र के, आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैदान, इनको बोलते हैं समुद्री मैदान। ओशियन प्लेन, ओशियन प्लेन। समुद्री मैदान। समुद्री मैदान पूरे समुद्र का 76% भाग पर हैं। समुद्र का सबसे बड़ा भाग समुद्री मैदान है। सेवेंटी 76% भाग पर समुद्री मैदान। समुद्र द्वारा बहाकर लाए गए सभी तलछट मैक्सिमम इसी भाग में इकट्ठे होते हैं। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि समुद्र का कचरा किस भाग में इकट्ठा होता है, समुद्री मैदानों में। मैदानों का ढाल भी 1% से ज़्यादा नहीं होता, 1% से कम होता है। मग्न तट का ढाल भी 1% से कम, मैदानों का ढाल भी 1% से कम, स्लोप का ढाल लगभग 5% तक हो सकता है। और लास्ट में आता है समुद्री ट्रेंच। ये समुद्री ट्रेंच हैं, ये आप देख रहे हैं गहराई। समुद्री ट्रेंच, ये ट्रेंच जो सबसे गहरे भाग हैं समुद्र के। अब जितना बच गया भाग वो पूरा भाग ट्रेंच द्वारा कवर होता है। कितना भाग बच गया? 7.5 और 8.5 16, 16 और 76 92। अब बचा लगभग 8%। तो 8% भाग समुद्री ट्रेंच द्वारा कवर किया जाता है। तो चौथे पे आते हैं समुद्री गर्त। समुद्री गर्त, ओशियन ट्रेंच। समुद्री गर्त लगभग 8% भाग कवर करते हैं। 76% भाग पर समुद्र के मैदान होते हैं। शेष 24% भाग में समुद्र के तीनों भाग होते हैं। ऊपर वाला मग्न तट, उसके बाद समुद्र का स्लोप यानी ढाल, तीसरा है मैदान प्लेन, और एट लास्ट है समुद्री गर्त यानी ट्रेंच। तो अभी हमने 5 समुद्रों के ट्रेंच पढ़े थे। वही ट्रेंच, ऐसे जाने कितने ट्रेंच हैं समुद्र के नीचे, उनके द्वारा जितना एरिया कवर होता है वो पूरे समुद्री क्षेत्र का 8% है।
क्लियर हो गया? समुद्र के भाग क्लियर हो गए? परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि किसी भी देश द्वारा समुद्र के अंदर उत्खनन का कार्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले वाले महाद्वीपीय मग्न तटों पे। महाद्वीपीय ढालों पर उत्खनन नहीं होता और गहराई में तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो आसानी इसी भाग में होती है, इसीलिए क्रूड ऑयल वगैरह यहीं से निकाला जाता है। अन्य मिनरल्स भी अगर निकालने हैं तो यहीं से निकलेंगे और गहराई में नहीं निकलेंगे, वहाँ से निकालना कठिन कार्य है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद मैं अभी इसी जगह पर आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होती है। ये यद्यपि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में लगभग सेम है, तो इसलिए इसको हम यहीं पढ़ेंगे अभी। तो अभी देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि किसी भी देश की समुद्री सीमा कहाँ तक कहलाती है, उसको कहाँ तक कौन से अधिकार होते हैं। तो किसी भी देश की समुद्री सीमा के 4 पार्ट होते हैं। तो किसी भी देश की समुद्री सीमा के 4 भाग होते हैं। नंबर 1, नंबर 1 टेरिटोरियल। टेरिटोरियल एरिया। नंबर 2 कॉन्टिगुअस। नंबर 3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। नंबर 1 टेरिटोरियल एरिया। नंबर 2 कॉन्टिगुअस। नंबर 3 EEZ। EEZ को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और नंबर 4 होता है सी हाई। चार भाग। सबसे पहले टेरिटोरियल एरिया। टेरिटोरियल एरिया का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां तक किसी भी देश का पूरा पूरा अधिकार होता है। उस क्षेत्र में, उस समुद्री क्षेत्र में किसी भी देश को पूर्ण अधिकार होते हैं, तो वो क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल तक होता है। अब मान लीजिए ये भारत का एरिया यहाँ से शुरू होता है, ये समुद्री बाउंड्री है। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो कहाँ तक होगा? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर का होता है 1 नॉटिकल माइल। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन 1 नॉटिकल माइल जो होता है, समुद्र के अंदर जो दूरी होती है मापने की इकाई नॉटिकल माइल होती है। तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर। तो ऐसे 12 नॉटिकल माइल तक की सीमा को टेरिटोरियल एरिया कहते हैं, टेरिटोरियल सीमा कहते हैं। किसी भी देश की टेरिटोरियल बाउंड्री समुद्र के उसकी जो मेन, जहां समुद्र की लाइन टच करती है, बेस लाइन कहते हैं उसको। जैसे भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर एक लाइन खींच दो, उसे बेस लाइन कहेंगे। वहां से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक भारत को कौन कौन से अधिकार हैं? 4 प्रकार के अधिकार होते हैं किसी भी देश को। एयर और स्पेस में कुछ भी करने का अधिकार,
एयर और स्पेस, यानी भारत 12 नॉटिकल माइल तक अपने प्लेन निर्बाध रूप से उड़ा सकता है, क्योंकि वो भारत का क्षेत्र कहलाएगा। समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल मतलब लगभग कितने किलोमीटर हो गया? लगभग 22 किलोमीटर हो गया। 22 किलोमीटर तक की जो दूरी है, कहाँ से? कोस्टल एरिया से 22 किलोमीटर अंदर समुद्र में, उतनी दूरी तक अपने एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है। स्पेस में कुछ भी गतिविधि कर सकता है, ये उसका भारत का क्षेत्र कहलाएगा। समुद्र के ऊपर अपनी नौसेना रख सकता है, समुद्र के बॉटम में जा सकता है, खुदाई कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। बॉटम पे भी अधिकार है और बॉटम के नीचे सब सोइल में भी अधिकार है। तो 12 किलोमीटर तक सारे अधिकार हैं, लेकिन 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल के बाद टेरिटोरियल एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, और कॉन्टिग्युअस क्षेत्र कहां तक होता है? अप टू 24 नॉटिकल माइल, जस्ट डबल। अगर ये 12 नॉटिकल माइल यहां तक टेरिटोरियल एरिया है, तो इसके बाद और 12 ले जाओ, तो यहां तक क्या है? यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र, ये कहलाएगा कॉन्टिग्युअस क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कहते हैं हिंदी में इसको, संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्युअस, इतना। तो ये कॉन्टिग्युअस क्षेत्र में क्या अधिकार है? यहां तक तो पूरे अधिकार मिल गए। अब यहां से यहां तक अब कौन से अधिकार कम हो जाएंगे? इस भाग में, इस भाग में कम हो जाता है एयर। एयर वाला अधिकार सबसे पहले जाता है, एयर वाला अधिकार कम हो जाएगा, ठीक है। नौसेना का अधिकार रहेगा, नीचे खुदाई का अधिकार रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके आगे जाते हैं तो अब आ जाता है EEZ। EEZ कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक। तो EEZ का एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल, अप टू 200 नॉटिकल माइल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये 200 है। तो 200 में 24 के बाद वाला जो इलाका है, ये वाला क्षेत्र, इसमें दोनों अधिकार नहीं रहेंगे, ना एयर ना नौसेना। दोनों सेना नहीं रख सकते आप, ना एयर फोर्स रख सकते हो, ना ही नेवी रख सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आपको शेष अधिकार होंगे। शेष अधिकार कौन से? माइनिंग के अधिकार होंगे, ठीक है। माइनिंग के अधिकार होंगे यहाँ आपको, लेकिन यहाँ ना एयर फोर्स काम करेगी, ना नेवी काम करेगी। ये दोनों अधिकार इस क्षेत्र में नहीं होंगे। तो EEZ वाला क्षेत्र जो होता है 200 नॉटिकल माइल तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसमें वो अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं। और इसके बाद फिर आ जाता है क्या? सी हाई। ये सी के फिर भी बाहर वाला क्षेत्र हो जाता है। इसको एक प्रकार से एक्सटर्नल क्षेत्र बोलते हैं। तो जो एक्सटर्नल एरिया है, इसमें आपको एक्सक्लूसिव कोई अधिकार नहीं है। कर सकते हो, सभी को अधिकार होता है इस क्षेत्र में। दूसरे देश को जितना अधिकार है उतना ही आपको है। तो सभी के अधिकार इस क्षेत्र में बराबर होते हैं। तो इसको बोलते हैं सी हाई। ये बाहर का क्षेत्र है, एक्सटर्नल एरिया है। ये किसी भी देश की टेरिटरी में, मतलब अगर किसी भी देश के जो अधिकार होते हैं मैक्सिमम कहाँ तक हो सकते हैं? 200 नॉटिकल माइल तक। और वो भी अधिकार धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। एक आता है इनोसेंट नेविगेशन या इनोसेंट पासेज बोलते हैं जिसको। ये इनोसेंट पासेज क्या होते हैं? जैसे सामान्य गतिविधि के दौरान अगर किसी का जहाज गुजर रहा है तो वो इनोसेंट पास कहलाता है। उसकी कोई सैनिक गतिविधियां नहीं है, नेवी गतिविधियां नहीं है, सामान्य रूप से माल ढुलाई, माल लेकर जा रहा है, तो वो आपके किसी भी क्षेत्र से गुजर सकता है। अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हो? उससे टैक्स ले सकते हो आप। वो भी इस क्षेत्र में, टेरिटोरियल एरिया में, यहाँ आप टैक्स ले सकते हो, लेकिन आप उसको जाने से नहीं रोक सकते। वो आपके बाजू से होकर निकल जाएगा, क्योंकि वो शांति से एक पीसफुल काम करने जा रहा है। वो कोई युद्ध वगैरह का उसका उद्देश्य नहीं है। तो पीसफुल कार्य के लिए जो पैसेज दिया जाता है वो इनोसेंट पैसेज कहलाता है।
जो पीसफुल वर्क के लिए ही होता है, और सभी देशों से एक संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो संधि हुई है, उस संधि के तहत कोई भी देश पीसफुल कार्य के लिए जाने वाले जहाज़ों को नहीं रोक सकता। तो वो, लेकिन आप अधिक से अधिक टैक्स लगा सकते हो, बस, तो टैक्स ले लीजिए आप। इस तरह से ये 4 क्षेत्र होते हैं किसी भी देश के समुद्री एरिया के। तो ये चारों क्षेत्र आप याद रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक कौन सा एरिया होता है, कौन सी बाउंड्री लगती है। तो टेरिटोरियल एरिया, परीक्षा के लिए प्रश्न है कि ऐसा कौन सा समुद्र के पास वाला क्षेत्र है जहाँ तक किसी भी देश के संपूर्ण अधिकार सुरक्षित रहते हैं, उस देश के संप्रभुता वहाँ तक पूर्णतः मानी जाती है। यानी संप्रभुता का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र में सभी प्रकार के अधिकार हैं, नेविगेशन के भी अधिकार हैं, वहाँ एरो स्पेस में कार्य करने के भी अधिकार हैं, वहाँ पर खुदाई के भी अधिकार हैं, एक्सप्लॉयटेशन आप कर सकते हो, वहाँ पर जितना भी एक्सप्लोजन करना है वो भी कर सकते हो, आप जितने काम करना है आप कर सकते हो, वो एक्सक्लूसिव आपका क्षेत्र है वो, इसीलिए उसे बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया। ये किसी भी देश का खुद का संप्रभु अधिकार, सोवरेन राइट्स होते हैं इस क्षेत्र में, उसको 12 नॉटिकल माइल तक। क्लियर हुआ, समझ में आया? बाकी फिर उसके अधिकार छिनते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा ये इसी क्षेत्र से संबंधित था। पूरे समुद्र के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ले ली है। इसके बाद अगली जानकारी आपको अगले टॉपिक में समुद्र से रिलेटेड अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार समुद्र की लवणता यानी उसका खारापन, सैलिनिटी, और समुद्र का तापमान कैसे प्रभावित होते हैं, किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। अगले टॉपिक में हम इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।